सकती है, बराबर। और वो गलती के कारण उसका आईवीएफ तक जाता है, उसको फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। तो इसके ऊपर एक प्रोग्राम है, बच्चों की परवरिश के ऊपर एक है, वैदिक पेरेंटिंग के ऊपर है, गर्भ विज्ञान के ऊपर एक है, फिर अध्यात्म के ऊपर अलग है। लेकिन ये तो सभी हम जो कह रहे हैं वो स्वास्थ्य के अनुसार ये सारे प्रोग्राम से। फिर आप आए तो चक्र ध्यान वगैरह आध्यात्मिक प्रोग्राम होते हैं, वो स्पिरिचुअल शिविर, वो ईयरली एक होती है जो जूनागढ़ जैसे क्षेत्रों में होती है कि उसका क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में। हम करते हैं तो बहुत अच्छा काम, सपोज धून कहते हैं, आरती करते हैं, बहुत सारा और कुछ हमको लगा कि कोई सेवा देने चला जाता है, लेकिन जब तक हम 6 चक्रों पर काम नहीं करते तब तक हमारी इनर कंडीशन ही ऐसी नहीं होती है कि हम वो काम कर सकते, बराबर है। तो वो आंतरिक शुद्धि है ना, वो बहुत महत्व की है। उसके बाद बाहर की क्रियाएं, तो इसके लिए एक शिविर 6 चक्रों की होती है, षट चक्र निरूपण की, वो बहुत ही जानने जैसी है। और उसके अनुसार बच्चों की परवरिश की, तो उसमें भी बहुत अच्छा लाभ हमको मिलता है। हम जो ये करते हैं ना, वो आधे समय पर उसको ये सब सिखा सकते हैं। इतना समय उसको स्कूल में चाहिए ही नहीं, 5 घंटे स्कूल में चाहिए ही नहीं, इतना टाइम, बराबर है। क्योंकि वहाँ साइकोलॉजी का अभ्यास नहीं ना, बहुत बड़ा मिसिंग है। इसके लिए वो जो सीखते हैं ना, वो कुछ भी याद नहीं रहता। मानो मैं सपोज पूछूं कि आप 12th क्लास में थे, बराबर है, उसका साइंस का चौथा पाठ क्या था, लेसन, तो आपको याद है नहीं। आपको गुजराती का याद है नहीं, इंग्लिश का याद है नहीं है। आपका कोई दोष नहीं, दोष सिस्टम का है। उसने सीक्वेंस कभी बनाई ही नहीं पढ़ाने की, न तो उसको पढ़ने की बनाई, बराबर है। तो क्या हुआ, मैं 15 ऐसे गया, थोड़ा 1 किलोमीटर ऐसे गया, 3 किलोमीटर ऐसे गया, 2 किलोमीटर ऐसे आया, 4 किलोमीटर ऐसे गया, मैं पहुंचा स्कूल? नहीं पहुंचा ना। मैं चला बहुत, पहुंचा कहाँ? चला बहुत, बताया कि मैं 12 किलोमीटर, लेकिन पहुंचा कहाँ? तो स्कूल इस तरह का बना है। क्योंकि पहले विज्ञान, अब ये साइकोलॉजी का नियम है, 2 विरोधी विषय आप एक साथ नहीं सीख सकते हो, एक साथ आप 2 जगह नहीं जा सकते। जैसे या तो मैं ऐसे चलूंगा या ऐसे चलूंगा, एक टाइम पर 2 नहीं, या तो मैं गाड़ी में जाऊंगा या बाइक में जाऊंगा, दोनों में मैं नहीं जा सकता। तो ये विचार उसमें नहीं है। ऋषि मुनियों ने ये विचार किया था कि कभी भी आप तर्क का विषय करो तब लॉजिक, तब आपको इमोशन का विषय नहीं सीखे। तो अब दोनों का पीरियड है, उसके ऊपर फिर फॉलोअप नहीं है कि बच्चा कितना सीखा, क्या सीखा, वो नहीं है। फिर थकान लग जाती है, इतना है, तो उसका वो नहीं है मतलब। तो इसके लिए हम स्कूल में भी क्या करें, वैल्यूएट कैसे करें, कम समय में ज़्यादा कैसे सिखाए, आसानी से कैसे सिखाए, रिधेमिक कैसे सिखाए उसको। जितना देखो आप अभी कितना समय हुआ, 2 घंटे हुआ, बराबर। 2 घंटे में आप 2 घंटे बैठे, बराबर। अब एक 45 मिनट का नियम है कि 45 मिनट्स तक हम एकाग्र रह पाते हैं, उसके बाद नहीं रह पाते हैं, बराबर है। तो मैंने पहली 45 मिनट्स ली, उसमें तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। बाकी का 1.25 घंटा लिया, उसमें तो आप कुछ नहीं आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ऐसा हुआ नहीं हुआ ना, उल्टा हुआ ना। पहले 45 मिनट्स तो मुझे आपको रिदम बिठाने में लगी कि आप किस स्तर के हो ना, उसी पर मैं नापता गया, बराबर। तो मैं अलग अलग पिन डालता रहा कि भाई ये चलेगी, 3 पिन चलेगी, 2 वाले कौन सी चलेगी। उसके बाद का घंटा बहुत महत्व का रहा। अब इसके बाद का और महत्व का होगा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक गोडाउन है, बराबर। उसमें आपको क्या देना है वही मुझे देखना है, वही परीक्षा है मेरी। वो परफेक्ट आपके मनाप का दे सकता हूँ मैं, बराबर। तो बच्चों का भी ऐसा होता है, बराबर। तो वो हम साइंस सीखेंगे ना, तो बच्चों को घर पर 1 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन इतना अच्छा पढ़ा पाएंगे ना जो स्कूल में नहीं पढ़ा। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है, 45 मिनट्स का कुछ नहीं है। आपको कंटाल आया कि आप 5 मिनट एकाग्र नहीं हो पाते हैं, और आपको यदि जम गया तो आप भूख प्यास बैठकर इधर बैठ सकते हैं। वो सब कुछ शिक्षक के ऊपर है, बराबर है। तो वो बच्चों के लिए हम ये सिखाते हैं माता पिता को कि आपको उसको कैसे अलग अलग वस्तु समझाएं, वो हमको ही करना है। स्कूल पर अभी इस काल में तो हम आधारित नहीं रह सकते। पुस्तकों के बारे में संक्षेप में बताइए। पुस्तक हमारे थोड़े कंसेप्चुअल है, तो जितने हमारे कंसेप्ट है ना उतने पुस्तक है। तो एक पुस्तक जो हमारे मुख्य पुस्तक हमारा जो है अभी तक का पुस्तक बनाने का भी हमको समय बहुत कम मिलता है, क्योंकि ऐसे वैसे पुस्तक हम छापते नहीं हैं। दूसरा लिखता है
तो भी हम नहीं छापते हैं, क्योंकि हमारा जो डेडिकेशन है और विचार का जो है ना सेंट्रलाइज मैसेज वही जाना चाहिए। तो हमारे पास टीम है, तो उसको एक लेख दे दे, इसको एक लेख दे दे, इसको एक लेख दे दे, कंपाइलेशन करके छाप दे, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंट्रलाइज मैसेज जो हमको देना है ना वो वहाँ नहीं जाएगा। वो प्रोफेसर होगा, अच्छा होगा, लेकिन वो किस एंगल से लिखेगा और वो क्या मैसेज जाएगा, आपकी शोभा बढ़ेगी कर की, लेकिन वो मैसेज क्या लेंगे उसके ऊपर होता है। तो ये सारे कंसेप्चुअल बुक है। कंसेप्ट के बिना एक भी बात हम नहीं करते। कोई भी वस्तु जिसकी साइकिल ना हो ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है, परंपरा न हो, ऐसा है। तो ऐसे 5-6 पुस्तक लिखी है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो ये गुरुकुल शिक्षा। इसमें 26 पद्धति जो गुरुजी ने शोध की अभी तक के अध्ययन के बाद निकाली, उपनिषद के अध्ययन के बाद, कि उपनिषद में 26 प्रकार की पद्धति से पढ़ाया जाता था। वो भारत भर के गुरुकुल के लिए एक यूनिक है, बराबर है। वो किसी को भी पता आज तक नहीं है वो कौन सी 26 मेथड थी। तो वो 26 मेथड निकाल कर एक पद्धति से कैसे पढ़ाया जाता है ना, वो उसमें है। ये यूनिक बुक है। दूसरा, 26 कैसा माइनस है स्कूल्स में और क्या प्लस है गुरुकुल में, जैसे बच्चे को गुरुकुल शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी 26 की कंपेरिजन है इसमें, बराबर है। ये साइकोलॉजिकल कंपैरिजन इसमें है। तीसरे, वर्तमान में गुरुकुल जितने भी है वो कितने प्रकार से चल रहे हैं और पूरा रिकंस्ट्रक्टिव गुरुकुल को कैसे कर सकते हैं, उसकी पूरी साइकोलॉजी लिखी इसमें। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे ऋषि मुनियों ने कहा है कि गुरुकुल है ना वो आचार्य केंद्रित होना चाहिए। सब कुछ कोई और करता है, बड़ा ये होना चाहिए। आपको कुछ भी करना है ना, केंद्र आचार्य को बनाना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि वो खुद लिखने वाला आचार्य था इसलिए ऐसा लिखा है, ऐसा एक आरोप है। कि वो लिखने वाला आचार्य था ना, इसके लिए इसने ऐसा लिख दिया, जबकि वो माध्यस्थ भाव में था, उसको ऐसा कुछ नहीं था। क्यों ऐसा लिखा? देखो, धनिक भी गुरुकुल करता है, बरोबर है, वो खुद रह सकता है मुख्यता से, तो क्या होगा पता है? वो खुद गुरुकुल किया, धन लगाया, खुद मुख्य, फिर साफ रख दिया, 1 1 2 3 5 लगा दिया, बराबर। अब क्या होता है कि एक न्यायाचार्य है, न्याय पढ़ा, व्याकरणाचार्य है, आयुर्वेदाचार्य, वेदांताचार्य, उसको छुट्टी चाहिए 3 दिन की, वो जाएगा कि 3 दिन छुट्टी चाहिए, शादी में जाना, आ जाना, ठीक है। दूसरा न्यायाचार्य आएगा, वो बता, आयुर्वेदाचार्य आएगा, वो बताएगा 4 दिन छुट्टी चाहिए, मुझे ये काम है, ओके आप भी जाओ। बच्चा देखता है ये न्यायाचार्य, एक ये आयुर्वेदाचार्य, ये व्याकरणाचार्य, ये वेदांताचार्य, बराबर है, इसको छुट्टी चाहिए तो वहां जाएगा। वो कौन है? वो धनाचार्य। तो मुझे क्या बनना चाहिए? धनाचार्य। उसका माइंड क्या कहेगा? पूर्णता उसको चाहिए, वो क्या देखेगा? मुझे क्या बनना चाहिए? धनाचार्य। एक बार धन आ गया कि ये सब आ जाएंगे। आज शिक्षण में ब्रेन क्यों नहीं आता है? क्योंकि ब्रेन डिसीजन मेकर नहीं है। शिक्षा क्यों, वो उसका माइंड ये क्यों नहीं कहता कि मैं शिक्षक बनूं? क्योंकि शिक्षक को कभी वो मुख्य रूप से देखता ही नहीं। ब्रेन डिसीजन मेकर है ही नहीं आज, तो शिक्षा का कभी कुछ होने वाला ही नहीं जब तक ब्रेन डिसीजन मेकर नहीं, जब तक आचार्य डिसीजन मेकर नहीं ना, तो उसका एक ही रोल डिफाइन किया है शास्त्रकारों ने, वो किसी के अंडर में नहीं होता है, वो खुद डिसीजन मेकर होता है, खुद ही वो कंसेप्ट डिजाइनर होता है और खुद डेडिकेटेड होता है उसमें, वो किसी के ऊपर वो नहीं चलता है, वो खुद। अच्छा, उसको बड़ा होकर हम बच्चों को ऐसा बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए उसका बड़ा साइकोलॉजिकल रोल है। बच्चों को लगना ही चाहिए कि मैं आचार्य हूँ, यही मेरी जीवन की पूर्णता है। वो जब लगेगा ना, तब वो अंदर से शिक्षक बनने की कोशिश करने लगेगा, मैं कैसे ऐसा बन जाऊं। आजकल वो क्या बन रहा है? मेरे पास धन कैसे आ जाए, क्योंकि उसको ये लगता है कि धन मेरे पास आ जाए ना तो मैं ये सबको खरीद सकता हूँ, ये सब। और मैंने ये प्रूव करके दिया हेमचंद्राचार्य गुरुकुल में। हेमचंद्राचार्य गुरुकुल में मैं 4 साल था, 3 साढ़े 3, मैंने उनको बताया था, खुद मैंने उनको बताया था, मेरे मित्र, बराबर, मेरे बहुत सखा उत्तम भाई, मैंने कहा आप मुख्य रोल में रहेंगे ना, तब तक किसी बच्चे को मन नहीं होगा कि मैं आचार्य हूँ, क्योंकि आचार्य को गौणी देखेगा। और आज हुआ, देखिए, वहाँ बच्चे पढ़े लेकिन आचार्य कोई बना नहीं बना, सब धंधे किया, वो किया, क्योंकि उसको वैल्यूएबल काम ये लगता है, उसको लगता है कि पैसा वैल्यूएबल है, मेरा टाइम ऑफिस में जाना चाहिए और उससे 1 लाख कमाऊंगा, 20,000 के 5 शिक्षक रखूंगा। उसकी भावना देखो, लाख कमाऊंगा, 2 लाख कमाऊंगा, 20-20 हजार के 10 शिक्षक रखूंगा। ये यदि विचार टिका तो कभी ऐसा होगा?
20,000 नहीं होगा ना। प्रेरणा बहुत महत्व की है। आप क्या देते हो नहीं, क्या करते हो ना, बहुत मायने रखता है। बराबर, वो पूरा का पूरा लग जाएगा तो उसको देखकर फ्री ऑफ में 10 लग जाए, लेकिन वो लगना चाहिए। वो कंफर्ट में रहा तो किसी को भी उपदेश नहीं दे सकता है, प्रेरणा नहीं दे सकता, बच्चों के लिए भी। तो ये गुरुकुल का ऐसा है। तीसरा, ये वैदिक गर्भ विज्ञान है, उसमें गर्भ सिद्धांत के बारे में सारा कुछ इसमें मैक्सिमम दिया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में। तो इसमें ये पूरा का पूरा विज्ञान है। इसको फॉलो किए तो घर पे क्या करना है क्या नहीं, इसके ऊपर आप गर्भ विज्ञान पे सीख सकते हैं। पेरेंटिंग के ऊपर ये 100 सूत्र के आधारित पुस्तक है, उसमें पूरे प्रैक्टिकल पेरेंटिंग के सूत्र दिए गए हैं। और एक शायद सुवर्ण प्राशन की है, उसमें सुवर्ण प्राशन के बारे में क्या क्या है वो दिया गया, वो इंग्लिश में है और हिंदी में है, 2 है। ये पूज्य गुरुजी ने जो 1970 में बच्चों के लिए सुवर्ण प्राशन का आविष्कार किया, वहाँ से लेकर अब तक की जो जर्नी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। दीनदयाल फार्मेसी ने 25 करोड़ की और अभी श्रृंगेरी स्वामी ने 50 करोड़ की पेटेंट मांग लिया कि ये हमको दे दो। तो ये यदि उनके हाथ में जाता तो मल्टीप्लाई करके वो लोग दे सकते, तो गरीबों के लिए कुछ रहेगा नहीं, मध्यम वर्ग के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुजी ने 25 करोड़ मिलते हुए, आवश्यकता होने पर भी 25 करोड़ की उस समय मतलब ऑफर होते हुए भी उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया। उन्होंने एक संस्था की रीत से ही इसको आगे बढ़ाना चाहिए, कभी धन को उन्होंने महत्व नहीं दिया, कभी भी। तो ये उनका तप का पूरा परिणाम हुआ कि आज आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भी आज जो छोटे बच्चों को पूरे स्कूल्स में करवाते हैं, तो वो सुवर्ण प्राशन हम करवाते हैं। तो ऐसी अनेक जर्नी हमारी अनेक पुस्तकों में है, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं।